दो पक्ष है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दे रहे हैं, अडानी को दे दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, सबको दे दे रहे हैं। ये चलती है बात बराबर सोशल मीडिया पे। नहीं, ये तो अफवाहें सब। हर तालुका लेवल पे मैं सर्वे करने वाला हूँ। गटर की समस्या है, रास्ते की समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो अनधिकृत बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटी के परमिशंस हैं, ऐसे काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि लोकल कॉरपोरेशन ध्यान देकर उसको सॉल्व करना चाहिए। हमारे देश में, हमारा लोकतांत्रिक देश है, जनता देश चलाती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि अपने उस भाग के लिए, उस जगह के लिए जाते हैं और संसद में और विधानसभा में अपने उन मतदाताओं के लिए हक की बात करते हैं। अब हमारे जो मतदाता का जो हिस्सा था वो तो पूरा हो चुका, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब जनप्रतिनिधि उन्हें चुन लिया है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग वोट देते हैं और अपने पक्ष के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी कैसी है, जिनको उन्होंने चुना है, उनकी अपनी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी अपनी सोच कैसी है, ये बेहतर से हम उनके नज़दीक जाकर जान सकते हैं। तो इस मौके पर हमारे साथ हैं पालघर के नवनिर्वाचित युवा और योग्य जो अभी सांसद, जिन्हें आपने चुनकर दिया है, वो हमारे साथ बैठे। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार। नमस्कार। सबसे पहले हम जानेंगे सर आपके अपने नाम के पहले डॉक्टरेट या डॉक्टर, जैसा आपने कहा डॉक्टर, तो ये डॉक्टर की पढ़ाई कैसे, MBBS, BMS, BHMS या क्या 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 है डिग्री में? मैं एक प्रॉपर डॉक्टर हूँ जी सर। जैसे कि आफ्टर 12th 12वीं के बाद मुझे MBBS करना था। अच्छा। इसलिए मुझे ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जो काफ़ी पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। अच्छा। तो it was in 1994 and our batch was 150th batch of that medical college। 150वीं बैच थी हमारे मेडिकल कॉलेज के MBBS की। अच्छा, ये आपने कहाँ से किया है? ये ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो कि JJ हॉस्पिटल से संलग्न है। अच्छा, मुंबई जो भाईकोड़ा में स्थित है। तो वहाँ पे मैंने MBBS की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं एज अ बतौर मेडिकल ऑफिसर जी 1 साल 1.5 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम किया, जिनसे जो अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो तलवाड़ा में है स्थित है, जो अभी विक्रमगढ़ तालुका में, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं ऑर्थोपेडिक्स, जो डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, वो मैंने भाईकड़ा वहाँ पे पूरी की। और उसके बाद में जो नायर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री पूरी की। यानी सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप? यस। अच्छा, प्रैक्टिस भी किया कहीं हॉस्पिटल में ऐसा संबंध रखे आपने, मरीज भी देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे कि 2004 से मैं ऑर्थोपेडिक, पहले मैंने 2001 तक मेरी MBBS की शिक्षा पूरी की। अच्छा। उसके बाद 2004 को मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया। 2007 के लिए मैं डिग्री के लिए एडमिशन किया और 2009 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की, प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। 2009 से 2024 तक 15 वर्ष मैं ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस करता रहा। अच्छा। हालांकि उसमें मेडिकल प्रैक्टिस भी थी और सोशल प्रैक्टिस भी थी। सोशल पालघर जिले में या फिर सर? पालघर जिले में। अच्छा। पालघर जिले में जैसे 2009 से मैं मेरे पिताजी के साथ, जो कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स और ज़्यादा सोशलिस्ट, पालक मंत्री रहे हमारे, पालक मंत्री भी रहे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। 2014 के बाद काफ़ी अच्छी तरह से समाज में काम करने का मौका मिला। काफ़ी मेडिकल कैंप लिए, काफ़ी सारे मरीज़ों को दवा करने की मैंने कोशिश की, फ्री कैंप करने की कोशिश की, फ्री उपचार भी किए। और चूँकि ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस मेरी चालू थी, लेकिन साइड बाय साइड पॉलिटिक्स में भी मैं थोड़ा सा कार्यरत था और जैसे अवसर मिला तो सक्सेस मिला। आपके पिता से जब थे तब भी हम लोग कवरेज देते थे, तमाम सारे कार्यक्रम में जाते आते थे, तो आपका सिर्फ हम देखते थे, कभी कभी आपकी फ़ोटो दिख जाती थी, कई कार्यक्रम में आप साथ रहे, या तो फिर आपकी चर्चा हो जाती थी। लेकिन इस तरीके से कि पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में जनता ने आपको उस जगह भेज दिया जहाँ जाने का बहुत लोगों का ज़माने से सपना है, क्या अनुभव रहा सर? अनुभव तो बहुत बड़ा है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि पालघर के मतदाताओं ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करके दिया है पहली बार में। क्योंकि मेरी चाह थी जैसे कि सोशली काम करूं, बतौर
चाहे MLA हो, चाहे कोई और पद हो, लेकिन मौका मिले जनता को, जनता की सेवा करने की मौका मिले, ऐसे मन ही मन मैं सोच रहा था। लेकिन इतना बड़ा मौका इतनी जल्दी आएगा ऐसे सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पालक मंत्री चौहान साहब, इन सब ने तय कर लिया। और सब MBBS जब आप कर रहे थे, MBBS के जब स्टूडेंट्स हैं तो उसमें रैंकिंग भी होती, कभी उसका हिस्सा रहे आप? रैगिंग की बात करें तो जैसे कि हम उस मकाम पे थे जी 1994, जहाँ पे रैगिंग कम हो रही थी, और जैसे इलेक्शन ख़त्म के सिलेक्शन शुरू हो रहा था, तो हमारे बैच तक रैगिंग थी। अच्छा। तो काफ़ी समय हमने रेलवे स्टेशन पे गुजारा है, काफ़ी समय है बाहर गार्डन में गुजारा है। क्या बात है। हाँ, लेकिन फिर भी इट वाज अ पार्ट ऑफ कॉलेज एंड पार्ट ऑफ लाइफ। सो उसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ मन में लिया नहीं। ग्रुप था आपके यहाँ का, आसपास का ग्रुप बहुत था क्या यहाँ का? पालघर वालों का ज़्यादा था या नहीं? ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ दोस्त मिले काफ़ी अच्छे मिले थे, और बाद में अच्छी दोस्ती हो गई। तो सबका बैच था उसमें, बाहर के मतलब अदर स्टेट्स के भी लोग आए होंगे पढ़ने? पहले ऐसा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो पार्ट था, जैसे 100 जो बच्चे थे उसमें से 70% वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी के आते थे, और 30% आउट ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी, उसमें भी 15% रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड 50% ऑल इंडिया, ऐसे बच्चे आते थे। तो सर मारामारी भी कभी किया? आपको देख के ऐसा लगता है बहुत सीरियस आदमी आप। ग्रुप में होता है ना कॉलेज में, कभी कभी ऐसे मारामारी करने की कोई 2-3 गुट लड़ते हैं, नौबत नहीं आई। पार्टी वार्टी करते हैं, हल्का उनका झगड़ा तो होता रहता था क्योंकि तब इलेक्शन पद्धति थी जी। जैसे हॉस्टल सेक्रेटरी, कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी, कल्चर सेक्रेटरी, और जो बाकी जो सेक्रेटरी, वो संवैधानिक पदों के लिए लड़ाई होती तब इलेक्शन था जी। और हमारे बैच जब सीनियर होगी तो उसके 2 साल बाद ही वो सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो उसमें नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी एंजॉय किया। तब वो जो लाइफ था, कॉलेज लाइफ, बेस्ट फ्रेंड है वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आसपास ही कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं वो लोग? नहीं, बिल्कुल सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई में ही कर रहे हैं? एक मुंबई में है, एक जलगांव में है, एक नंदुरबार में है, बम्बई में काफ़ी सारे लोग हैं जी। थाना में हैं। तो काफ़ी सारे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट थे, ऑल इंडिया के स्टूडेंट थे, और हमारे मुंबई के सब मेरे कलीग्स थे। तो सभी अभी अपनी जगह पे सेटल हो गए, तो अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आप कितने भाई बहन हैं और परिवार में कौन कौन है? पिताजी भी तो नहीं रहे, हम लोग को से जानकारी हुई, लेकिन हम लोग ज़्यादा नज़दीक से नहीं जानते, या लोग भी नहीं जानते कि परिवार में और कौन कौन है। मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद मेरी बहन है निशा, वो उसकी खुद की एक संस्था है आसमंत जी। हाँ, तो उसके साथ में करीब 3,500-4 हज़ार महिलाएँ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बतौर काम कर रही हैं। अच्छा। तो वो संस्था जुड़ी है, और साथ साथ मेरा छोटा भाई है जो कि पायलट है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम करता है। अच्छा। वो हम 3 हैं, मेरी माँ है, मेरी बीवी है जो ENT सर्जन है। अच्छा। वो भी मैडम भी तभी प्रैक्टिस, मतलब कॉलेज से अरेंज है कि लव मैरिज है सर? नहीं, हमारा अरेंज मैरिज है। मैरिज होने के बाद उन्होंने ENT किया, प्रैक्टिस किया। अच्छा, ENT किया। ENT हाँ, ओके। बाद में अभी मेडिकल ऑफिसर से काम कर रही है। क्या बात है। और मेरा एक बच्चा है, वो भी स्कूल में जा रहा है। तो अचानक से इतनी क्रांति, मतलब पूरा सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक साथ कैसे हुआ? पिताजी आपके बहुत ज़मीन पे जुड़ के कार्य करते थे, जब मंत्री नहीं भी थे तब भी हम लोग मिलते थे यहाँ पे, देखते थे उनको, बहुत सामान्य तरीके से बैठे थे, हम लोग चाय पूछते थे, ये सब तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बिल्कुल उनको देख के इतना संघर्ष, ऐसा हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक पिता को अगर एक डॉक्टर बनाना एक लड़के को, तो बहुत बड़ी बात है, और इतने पूरे परिवार को सुशिक्षित करना कैसे संभव हुआ? उनका सोचना था कि हर एक ने अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने उनके खुद के जैसे 5 बहनें हैं और 3 भाई थे वो जी। तो वो खुद सीखे, पढ़े और बाकी लोगों को भी पढ़ाया। और अभी काफ़ी उनकी जो बहनें हैं वो भी अभी खुद के पैर पे खड़ी है, अच्छी नौकरियां भी कर रही है। और उसके साथ में जैसे उन्होंने अपने भाई बहन को पढ़ाया सिखाया, तो नेचुरली उनका कहना था कि हम लोगों ने भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी दौरान जैसे मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय जो केंद्र शासन का स्कीम थी, उसमें मैंने एग्ज़ाम दी थी,
मैं सिलेक्शन हुआ तो हमारे महाराष्ट्र की पहली बैच में मैं सिलेक्ट हो गया 1987 में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। बाद में हॉस्टल पे काफ़ी साल करीब 10वीं तक रहा। 11वीं को सिलवास गया, 12वीं को वापस वाड़ा में आ गया और बाद में जे हॉस्पिटल जैसे मैं ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में मेरे MBBS की पढ़ाई करने में गया वहाँ पे। तो मेरे साथ साथ मेरे बहन को भी उसने भी MA किया है, अभी PhD कर रही है। और मेरा छोटा भाई है वो जो पायलट है और अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में वो काम कर रहा है। तो सब लोग अच्छे अच्छे अपने पैर पे खड़े हुए हैं। और ये सब मेरे पिताजी की चाह थी, माताजी की चाह थी। और जैसे पिताजी काम करते थे, काफ़ी समय बाहर उनका जाता था, लेकिन फिर भी हमारी माँ हमारे सबके ऊपर ध्यान रखती थी और उनकी भी चाह थी कि हम सब अच्छे पढ़ें लिखें और खुद के पैर पे खड़े हो जाए ताकि अपने समाज से भी जुड़ते रहें। तो ये जो वारसा है ये पिताजी ने शुरू किया था। ये लीगेसी मेरी उम्मीद है कि मैं इसी तरह से ताकि और अच्छी तरह से उससे भी ज़्यादा करने की मैं कोशिश मेरी रहेगी। उन्हें जो एक वस्तुपाठ हमें दिया है उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। जो मेन मोटो है सर्विस, सब लोगों की सर्विस, चाहे वो ऊंच नीच हो, गरीब श्रीमंत हो, हर तरह के, हर जगह के सब लोगों को सर्विस आप ऐसे जिले से आपको लोगों ने सांसद बनाया है जहाँ पे बहुत नज़दीक से लोगों ने तकलीफ़ें देखी हैं, कुपोषण की तकलीफ़ें। आज भी चैलेंजेस हैं कि प्रेगनेंसी के लेडीज़ को चद्दर में बांध के लेके जाया जाता है, रास्ते नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं कहीं कहीं तो पानी की बारिश के दिनों में उनको नदियों में घुस के जाना होता है या बड़े रिस्क लेके जाना होता है। और आप एक एकदम यंग सांसद हैं और आपने संसद के सदन में आपने कई मांगे भी रखी हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बदलाव आप अभी एक टर्म के लिए हुए हैं, इन 5 सालों में क्या लगता है आपको कि कुछ बजट से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उस विजन पे कैसे, क्या आपने क्या प्लानिंग बनाया? और आने के पहले जब आप इलेक्शन में उतरे थे तो पहले तो इलेक्शन के पहले आप परीक्षा देने के पहले तो हमें पता नहीं होता कि हम पास हो जाएंगे या फेल होंगे, लेकिन अगर आपको लोगों ने पास किया है और उन्होंने विश्वास किया है तो कितना % बदलाव देखने को मिलेगा ये 5 साल के टर्म में? मेरी उम्र से ज़्यादा, मैं जैसे हर मेरे भाषण में मैं कहता था कि जो पालघर ज़िले की विकास की गति है जी, वो मैं दुगनी करके दिखाऊंगा और उसी मोटो के साथ मैं चल रहा हूँ जी। जैसे मुझे इस पार्लियामेंट में काफ़ी मौका मिला, हमारे लोकसभा क्षेत्र के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो रेज करने का मुझे मौका मिला, चाहे पर्यटन हो, रेलवे हो या फिर नवोदय विद्यालय का मुद्दा हो। और जैसे ESIC हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स या डेवलपमेंट की बात हो जी। मैं खुद यहाँ पे जैसे मेडिकल ऑफिसर के बतौर मैंने काम किया है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है, पालघर लोकसभा क्षेत्र की जो परिस्थिति है, जैसे कि वो सागरिक क्षेत्र है, नागरिक क्षेत्र है, जैसे वसई, विराल, नालसोपारा, बोईसर, पालघर, ये सब नागरिक क्षेत्र और काफ़ी डेंसिटी के युक्त ऐसे पॉपुलेटेड एरिया है जो कि बम्बई में वेस्टर्न जोन में जाने वाले जो लोग हैं काम के बतौर, नौकरी के बतौर, वो सब लोग इन जगहों को चुन रहे हैं बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस। उसके साथ में ग्रामीण एरिया है, आदिवासी एरिया है। तो आदिवासी एरिया में कुपोषण जैसी समस्या है, माइग्रेशन है। अभी भी जो प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो रास्ते हैं कुछ जगह पे अभी भी नहीं हैं जी। पिछले साल एक घटना हुई थी मोखाड़ा तालुका में, तो जिसके बाद करीब अनकनेक्टेड जो रास्ते हैं जी, उसका एक सर्वे किया गया। तो उसमें करीब 165 जी, जो रोड्स है या फिर जो गांव और पाड़ा है, छोटे पाड़ा हैं जो कि अनकनेक्टेड है। तो उसके लिए हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके वर्कआउट कर रही है। यानी आपने महसूस करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल बदलाव होना बेहद ज़रूरी है, जो कि कुपोषण की समस्या है। तो कुपोषण की समस्या के लिए मेरे जो पिताजी थे उनके पास जो पोर्टफोलियो था, जो ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, तो उसके बतौर उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना वो शुरू की थी, जो कि प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन उन दोनों के लिए थी। तो उसके बाद काफ़ी बदलाव, यानी जो परसेंटेज था
जो माल नरिश बच्चों का कम Malnutrition हुआ हुआ है। है। लेकिन ये समाधान की बात नहीं है। जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक अपने को काम करना है। और इसलिए काफ़ी सारी योजनाएं जो सरकार की है, उसमें हर स्कीम में केंद्र सरकार का हाथ रहता है, केंद्र सरकार का फंड रहता है, जी। तो अच्छी तरह से वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए आने वाले समय में हर तालुका लेवल पे मैं सब इसका सर्वे करने वाला हूँ, आढावा बैठक मैं लेने वाला हूँ। काफ़ी सारी संस्थाएं जो है जो माइग्रेशन, कुपोषण और ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे समर्पण फाउंडेशन है, बाल संजीवन ट्रस्ट है, मेरे मित्र हैं डॉक्टर विनय पाटिल, डॉक्टर वर्षा पाटिल, वो भी काम कर रहे हैं। तो जवाहर में काफ़ी साल से वो काम कर रहे हैं। उनके काम करने के बाद हमने महसूस किया कि काफ़ी मालनरिश बच्चे के परसेंटेज कम हुआ है। अच्छा। तो CSR के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से ये जो माइग्रेशन का मुद्दा है, कुपोषण का मुद्दा है और जो अनकनेक्टिविटी है तो उसका मुद्दा है, तो काफ़ी सारा हम कम कर पाएंगे ऐसे मुझे लगता है। उसके साथ साथ जैसे हर एक क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ट्राइबल एरिया है, ग्रामीण जो रूरल एरिया है, हाँ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। बिल्कुल वहाँ पे जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को हम काफ़ी अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। काफ़ी अभी जो सीजनल जो चीज़ें हैं, जैसे अभी वाटरफॉल्स तैयार हो गए काफ़ी 5-6 जगहों पे, पालघर जिले में तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे नेचर हैं, बहुत supportive नेचर बहुत है। बड़ा है, किले हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं। आपको नहीं लगता पालघर जिला और वसई विरार को अगर जिला है, पूरा पालघर जिला देखेंगे तो नेचर वाइज बहुत कूल और बहुत बढ़िया है और ऐतिहासिक भी है, और देखा जाए तो देवस्थान भी बढ़िया बढ़िया है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर इसको काम किया जाए तो बहुत बेहतर बन सकता है। मैं खुद की संकल्पना है अरे वाह। कि पालघर जिला जो है पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी बड़ा उसमें काम हो सकता है, बन सकता है। हब बन सकता है। और जैसे कि हम देख सकते कि जो समुद्र किनारा करीब 112 किलोमीटर का, 112 किलोमीटर का समुद्र किनारा हमारे पालघर जिले को लगा मिला है, और उसमें हर एक जो गांव है, हर एक गांव को हम पर्यटन क्षेत्र बना सकते हैं। अच्छा सर, ये दो हिस्सा है। एक पालघर जिला अपने आप में चैलेंज है, और उधर आप चलेंगे नागरी क्षेत्र में, वसई विरार जो है रीजन पॉपुलेटेड एरिया है, और वहाँ के लोगों की बहुत कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कल रक्षाबंधन का दिन था, 2 घंटे लोगों को लगे ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए, एक फ्लाईओवर ब्रिज, और लोग मतलब इवन एम्बुलेंस भी लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा फंसी रही, कोई रास्ता ही नहीं था, जो जहाँ था वहीं गाड़ियाँ बंद कर दिया था। जब 5 लाख की पॉपुलेशन हुआ करती थी तब ये ब्रिज का निर्माण हुआ था, और आज 30 लाख के करीब लोग पहुँच गए, एक ही ब्रिज है। तो वसई विरार के लोग कुछ तो बदलाव चाहते हैं, ना रोड है, ना सड़क है, ना पानी है, तमाम सारी चीज़ें हैं जो बेसिक कम्युनिटीज़, जिसके लिए टैक्सेशन 4000 करोड़ की महानगर पालिका है। तो आप अभी अपॉइंटेड हुए हैं, एक तरीके से जनता ने आपको रखा है, तो इसको किस तरीके से बदलाव की तरफ लेके आएंगे? वसई विरार महानगर पालिका जो है, जैसे आप बोले कि 5 लाख में जो एम्यूनिटीज़ थी, वही एम्यूनिटीज़ 30 लाख लोगों के लिए है। जी। जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए थी, प्लानिंग हुई थी, लेकिन कुछ कारणों के बावजूद वो प्लानिंग के अनुसार वहाँ की कॉरपोरेशन गई नहीं, और इसलिए जहाँ पे काफ़ी सारी जो जगह रिजर्व थी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ग्राउंड के लिए, ये आरक्षित नहीं हुई, डंपिंग ग्राउंड के लिए, बिल्कुल। और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें, चीज़ें अनधिकृत हुई, उसमें बिल्डिंग के भी शामिल हैं। और जैसे कि मैं बोला कि वसई विरार नालासोपारा काफ़ी अच्छी जगह बन चुकी है, जो लोग वेस्टर्न जोन में जाते हैं जॉब के लिए या नौकरी के लिए, उद्योग धंधा के लिए, तो उनके लिए वो आसानी से आ सकते, जा सकते हैं, और वहाँ के घर थोड़े चीप रेट में मिलते हैं। हाँ। और इसलिए आसानी से वहाँ पे आ सकते हैं, और ट्रेन कनेक्टिविटी है, हाईवे कनेक्टिविटी है, और इसीलिए वो वहाँ पे कोशिश करते हैं यहाँ रहने के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से वहाँ पे गटर की समस्या है, रास्ते की समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो अनधिकृत बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटी के परमिशंस हैं, ऐसे काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि लोकल कॉरपोरेशन ने ध्यान देकर उसको सॉल्व करना चाहिए। वहाँ पे जो कुछ लोकल बातें ऐसी हैं
जिन्होंने कॉरपोरेशन काफ़ी साल से अपने हाथ में रखा है, लेकिन जो कुछ विकास होना चाहिए था इसका विकास दिख नहीं रहा है। और इसलिए अभी वसी विरार की जनता को भी मालूम हो गया है, जान चुकी है कि अभी विकास करना है तो अभी चेंज करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो चेंज दिखेगा। लेकिन असली बात है जो कि विकास जो हर सेक्टर में, जो कॉरपोरेशन के हर सेक्टर में दिखना चाहिए, वो केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलके कॉरपोरेशन ने करना चाहिए। और जो कुछ विकास होना चाहिए, इसलिए मैं कटिबद्ध हूँ। और जहाँ जहाँ पे मेरी मदद लगी वहाँ पे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जितने चाहे फंड लाने की कोशिश करेंगे। और चाहे लोकल पॉलिटिक्स कुछ भी हो जाए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए निश्चित तौर पे मैं काम करूँगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, ये जब चुनाव के पहले वार्ड 1 बंदर का प्रोजेक्ट उठा था, सवाल उठा था और लगभग सारी पार्टियों ने विरोध किया था जो आपके खिलाफ लड़ रही थी। लगभग सब ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट है बीजेपी का, आपकी पार्टी का। तो जो विरोध कर रहे थे और आज केंद्र सरकार ला रही है, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कैसे दिख रहे हैं? कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे आप? जैसे दो बातें हैं। एक तो जो वार्ड 1 पोर्ट जो डिक्लेयर हुआ है, अराउंड 76,000 करोड़ का इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 9th पोर्ट है। और उससे काफ़ी सारी समस्याएं जो भारत को आती थी मरीन क्षेत्र में, वो सुलभ होने वाली हैं। और उन्होंने पालघर ही क्यों चुना? हाँ, क्योंकि पालघर का वार्ड 1 जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो नेचुरल डीपनेस है सी का, अराउंड 20 मीटर है। अच्छा। जो कि भारत में और कहीं पे नहीं है। अच्छा। जो शिप कोलंबो जाते थे श्रीलंका में, वहाँ से जो वहाँ पे शिप से सामान उतार के छोटे से शिप में भारत में लाना पड़ता था। तो वो अभी नौबत नहीं आएगी। मतलब वो उस लार्ज स्केल के शिप्स यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे आ सकते, वार्ड 1 बंदर पे आ सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि क्या था, उन्होंने कहा कि गुजरात के बॉर्डर पे ले गए, सारा बिजनेस सब गुजरात ले जाएंगे, JNPT नवी मुंबई छोड़ के उसको कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि उधर चले जाए बिजनेस। वो ऊपर वालों की साजिश है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, सब अफवाह हैं। और जो कुछ होने वाला है वो सब वार्ड 1 में होने वाला है। यानी पालघर ज़िले के अंदर सब होने वाला है, गुजरात में जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये जो बंदर है पूरा समुद्र में होने वाला है। समुद्र में करीब अराउंड 5,000 एकड़ में वो होने जा रहा है। और इसलिए किसी भी तरह का लैंड एक्विजिशन ज़्यादा पैमाने पे जो होना चाहिए वैसे नहीं होगा। अच्छा। हालांकि जो कुछ रेल कनेक्टिविटी है, जो कुछ हाईवे कनेक्टिविटी और उसके लिए जो फैसिलिटीज़ लगने वाली है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन ज़रूर होगा। लेकिन मेजर जो पार्ट है, जो 5,000 एकड़, वो पूरे के पूरा वहाँ पे समुद्र में होने वाला है। नेचुरली 5,000 एकड़ पे जो पोर्ट होने वाला है, वहाँ पे नेचुरल फिशिंग, नेचुरल ब्रीडिंग जो फिशिंग का होता है, उस पर डिस्टर्बेंसेस ज़रूर आ सकती है। और इसलिए सब मछुआरे हमारे जो बंधु बहन हैं वो घबरा रहे हैं। वो नेचुरल फिशिंग अभी कम हो जाएगा या वैनिश हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी सारे ऐसी जगह, काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे नेचुरल ब्रीडिंग हम कर सकते हैं, नेचुरल फिशिंग जो है वहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हैम्पर हो रहा है उसके बदौलत केंद्र सरकार जो मछुआरे अपने हैं उसको जो मुबदला मिलना चाहिए, वो कंपेंसेशन भी उनको देगी। और जो कुछ समस्या है वो समस्या भी हल करके रहेगी, जिसकी वजह से जो कुछ उनके मन में संभ्रम है वो संभ्रम दूर हो जाएगा। हालांकि जो विरोधी पार्टियां हैं वो डेफिनेटली इसका पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिर भी अगर डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे करीब 10 to 12 lakhs एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। क्या बात है। तो 10 to 12 lakhs जनरेशन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसीलिए नॉट ओनली पालघर डिस्ट्रिक्ट बट पूरा इट विल इफेक्ट ऑन महाराष्ट्र एंड इंडिया। सो पूरा इको जो शिपिंग हब जो है पालघर पे रहेगा, वहाँ पे सब कनेक्टिविटी रहेगी। और नेचुरली वहाँ से निगड़ी जो बातें हैं, जैसे टूरिज़्म है, होटलिंग है, बाकी सब
जो चीज़ें हैं, ज़मीन के भाव सब नेचुरली ऊपर जाने वाले हैं और सबको फ़ायदा होने वाला है। और इसलिए मेरे ख्याल से पालघर ज़िला कुछ साल पहले जो कुप्रसिद्ध हुआ था वो सुप्रसिद्ध होगा पोर्ट की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मानना पड़ेगा सर, अभी 2 महीना नहीं हुआ, पूरा आपको याद कैसे हो गया? आप सांसद के जैसा पहले भी रह रहे थे क्या? सबका सब आंकड़ा आपको वसई विरार से लेके पालघर तक सब याद कैसे है? आप पहले से ही इस पे काम कर रहे थे? नहीं, काम नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने में आपने सब चीज़ों का जवाब दिया प्रॉपर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुनूँ। कितना घंटे समय देते सर? अभी फिलहाल तो ऐसा हम लोग देखते तो फ़ोन कॉल भी कभी कभी आप नहीं उठाते, तो समझते हैं मैं उसके लिए मैं सबको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय कुछ मीटिंग्स रहती है तो मैं उठा नहीं पाता। काफ़ी बार लोग बातें करते हैं तो उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश हालांकि रहती कि जब मैं फ्री रहता हूँ या पर जब मैं गाड़ी में ट्रैवलिंग करता हूँ तो जो मिस कॉल आते हैं वो मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बार ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है तो मिस कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो और नेक्स्ट डे अलग कॉल आ जाते हैं तो वापस नया जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि हर एक को मैं खुद, मेरा पी नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्ड करूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। सर, आपको जब चुन के भेजा, पहला अनुभव है आपका, पहली बार आप दिल्ली के उस मंदिर में गए, संविधान के संसद में, आपके हमने फ़ोटो देखा था, आपने प्रणाम किया था, और दूसरी एक वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी जा रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। कैसा अनुभव रहा आपका? पहले दिन जब आप गए तो कैसा लगा सर? अनुभव तो बहुत विलक्षण था। यानी मेरे मन में एक द्विधा भी थी और कुतूहल भी था कि जिस तरह से मोदी जी ने पहले एंट्री की थी, पहले चरण पे उन्होंने नमस्कार किया था और बाद में एंट्री की थी। मैं सोच रहा था कि उन्होंने वो नमस्कार क्यों किया था, लेकिन बाद में जो 10 साल में मैंने उनका काम देखा तो डेफिनेटली मुझे लगा कि मैं चाहे उसका 1% भी हिस्सा, हाँ, कुछ हिस्सा बन सकूं, कुछ मेरे मतदार संघ के लिए कुछ काम कर सकूं, तो मेरे के लिए बहुत बड़ी ये सफलता रहेगी। और इसलिए मैं भी उसी तरह से मैंने प्रारंभ किया। हालांकि अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे महसूस हुई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर से और वहाँ के जो वातावरण से मैं डेफिनेटली इस मतदार संघ के लिए कुछ न कुछ जरूर विकास के लिए कर सकता हूँ। संसद में देखता हूँ कोई डंडा मारता है, कोई कुर्सी फेंकता है, कोई माइक मारता है, पहले से प्रचलन है ये, तो बाद में क्या होता है? चाय सब साथ में पीते हैं, उधर झगड़ा होता है। देखो, ये पार्लियामेंट एक हाउस है जी, वहाँ पे सब जो अलग अलग पार्टियाँ हैं उनके अलग अलग जो एजेंडे रहते हैं और अलग अलग उनके विचार रहते हैं। तो विचार रखने के लिए आते हैं, जो कुछ सरकार पक्ष के जो कायदे कानून रहते हैं और जो कुछ अच्छी बातें रहती हैं, जो कुछ जनता में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ऐसे सरकार को लगता है जी, उस पे, और जो कुछ नहीं होनी चाहिए उसमें विरोधी पक्ष का बहस होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि काफ़ी बहस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, गरम बहस हो जाता है, लेकिन फिर भी उस पार्लियामेंट के अंदर जो जाता है अलग अलग पक्ष का विचार रखता है, बहस करता है और हर एक की कोशिश रहती है कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे वो दे सके और भारत क्षेत्र के लिए, भारत देश के लिए कैसे अच्छे से अच्छे कायदे कानून बनाए जाएं उसके लिए। और जो कि हमारा भारत देश एक डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो जो कुछ कानून लाए जाते हैं वहाँ पे हर एक विषय पे बहस होती है, विरोधी पक्ष भी उसमें चर्चा में हिस्सा लेता है और जब वो सेटिस्फाइड होता है कि ठीक है अभी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी और तभी वो कानून देश के लिए इम्प्लीमेंट होता है। हालांकि जब वो हाउस के बाहर आते हैं तब वो वहाँ की जो अंदर की गर्मा गर्मी रहती है वो सब भूल जाते हैं। अच्छा। कि बाहर जो रहते हैं कोई पर्सनली अटैच्ड रहता है। अच्छा। अंदर पर हर एक का आइडियोलॉजी पक्ष अलग रहता है।
बाहर आने के बाद सब पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और गपशपे करते हैं, लेकिन जो अपने अपने दायरे में रहते हैं और हर एक के मन में एक ही विचार रहता है, अपने क्षेत्र का, अपने भारत देश का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट लेके जाएं, लोगों तक विकास के गंगा पहुँचे। बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो एक बैच बनती है, उसमें दोस्ती हो जाती है, तो सेशन आपने अटेंड किया, तो उसमें सबसे बेस्ट आपको कोई ऐसे सांसद या कोई प्रतिनिधि लगे आपको, आपके दोस्त बन गए बाहर वहाँ जाके? हाँ, अभी तो वैसे मैं तो नया हूँ, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के काफ़ी सारे सांसद मेरे दोस्त बन गए हैं। बाहर के भी बन गए हैं, सब विरोधी पक्ष भी बन गए। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र का कोई मुद्दा अगर आता है तो हम सब इकट्ठा रहते हैं। अच्छा। हम सबको लगता है कि हर एक को अपने अपने क्षेत्र में महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले, तो उस हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं। और उस हिसाब से मैं अभी काफ़ी सारे संसद हम एक साथ रहे, मिले, और कुछ मुद्दे हम एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपना अच्छा विचार रख सकें, ऐसा हमारी कोशिश रहती है। अच्छा, इस दौरान सर आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले होंगे, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्हें सराहना की। अच्छा। हाँ? और मेरी किस्मत है कि करीब 4 से 5 बार क्या बात, मुझे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला। महाराष्ट्र के जो सांसद हैं, सब लोकसभा के, राज्यसभा के, उनके साथ में मिलने का मौका मिला। उन्होंने खुशहाली पूछी, आने वाले समय में वो क्या चाहते हैं, कैसे करना है, उसकी कुछ हमें सूचनाएं दी। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमारा सौभाग्य, हमारे देश को एक ऐसा पंतप्रधान मिला है जो केवल और केवल देश के लिए सोचता है, देश में रहने वाले लोगों के लिए सोचता है, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। और हमारा ये बड़प्पन है, हमारा सौभाग्य है कि हमें आज उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। वाकई में देखिए, जब सोशल मीडिया चलता है, दो पक्ष है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दे रहे हैं, अडानी को दे दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, सबको दे दे रहे हैं। ये चलती है बात बराबर सोशल मीडिया पे। आप एक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सामान्य आदमी हैं, तो लोगों को कैसे बिलीव कराएंगे कि आप जो कह रहे हैं, एक सांसद नहीं कह रहे हैं, एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, एक सिविलियन, एक डॉक्टर ये महसूस कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो वाकई में सच है? क्योंकि यहाँ पे दो हिस्सा हो जाता है सोशल मीडिया पे। नहीं, ये तो अफवाह है सब। जो कुछ सोशल मीडिया पे चलता है कि ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये एयरपोर्ट बेचा, ये बेचा, बड़े ऐसे कुछ नहीं। जैसे एयरपोर्ट भी है तो वो चलाने के लिए दिया है जी, स्कूल्स है, कॉलेज है, कुछ रेलवे स्टेशन, वो चलाने के लिए दिया है। उसमें उम्मीद यह है कि वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे, जो कुछ उसने डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, और इसलिए वो बेचा नहीं है। जैसे रोड रहता है जी, वो BOT के प्रिंसिपल पे हम देते हैं, वो कंपनी खुद करे, वहाँ पे टोल नाका लगाए और टोल वसूल करे, और जब उनका टोल वसूल हो जाए वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो रास्ता है वो सरकार को वापस मिले। 2014 में सोशल मीडिया का क्रेज़ नहीं था, लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं थे, वहाँ क्या चल रहा है कोई भाषण सुनता भी नहीं था। आज एक बयान पे लाखों करोड़ों कमेंट्स मिनट में आते हैं। तो ये जो युवा जुड़े हैं उनको क्या कहेंगे आप, जो इस देश की एनर्जी है? आप एक युवा है इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक रास्ता पकड़ लिया, आपने राह पकड़ ली, देश के विकास में आप योगदान शुरू कर दिए हैं, तो वो युवा क्या करें और आप जैसे कैसे बने? आप एक बहुत गरीब परिवार से लेकर आ रहा हूँ कि आज एकदम आदिवासी इलाके से, आप ग्रामीण भाग से आप इतना आगे गए, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जैसे कि हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, हमारा जो भारत देश का युवा है वो भारत देश की शक्ति है और भारत देश का भविष्य है। भारत देश चलाने की कोई अगर चाह रखता है तो सिर्फ और सिर्फ युवा, और आने वाले समय में युवा वर्ग के लिए काफ़ी सारी योजनाएं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने लाई है, और वो युवाओं के साथ लेके आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा जो भारत देश है युवा शक्ति चलाएगी, युवा चलाएंगे, और जो युवा सोच जो है वो सब अपनी जो डेमोक्रेसी है वो हेल्दी कर देगी। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने मीडिया के इस रूप में आना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और अपनी डेमोक्रेसी कैसे
अधिक बलशाली हो जाए उसमें हिस्सा लेना चाहिए, खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए, जी। खुद पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो कुछ बहस होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अच्छा जो हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए पॉलिटिक्स का, सोसाइटी का, उसका हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि सब युवा ने इसमें पार्टिसिपेट कर लें, भारत देश की जो डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर लें और जो भारत देश की आगे की जो सोच है, आगे का भविष्य है, उसमें अच्छा खासा उनकी हिस्सेदारी ये रहेगी और आने वाले समय में युवा शक्ति भारत देश को चलाएगी। आखिरी सवाल, आपके राजनीतिक गुरु कौन है, किनको आदर्श मानते हैं आप? मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं और कैलाशवासी विष्णु जी सौरभ है, गुरु भी? गुरु भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बेशक ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई चीज़ें थी वो आपके लिए हमने बाहर लाने का प्रयास किया है। फिलहाल आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में सर से हम जरूर बात करेंगे उसी मुद्दे पर जो आपके सवाल है, पालघर जिले के लिए खासकर, क्योंकि यहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं जो देश के विकास में यहाँ के लोगों की आवाज़ लेकर पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।